न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक गियर बदल दिया बॉस। इंडी गठबंधन में हड़कंप क्यों मचाया आज आपको दिखाऊंगा। 370 हटने के बाद कश्मीर विधानसभा की पहली वोटिंग में कैसे खेला हुआ है वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा मोदी ने कश्मीर में वो करवा दिया कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो रखा है, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा। बात होगी केजरीवाल की भी। शीश महल छोड़कर केजरीवाल अब किराए के घर में रहने जाएंगे क्या? केजरीवाल ने वो दांव चल दिया जो दिल्ली में फिर जीत दिला देगा क्या? आज इसका चैप्टर भी खुलेगा। इसके बाद हजारों पेजर बम के धमाके ट्रेलर हैं। आपका मोबाइल भी फटने वाला है क्या? लेबनान के धमाकों से भयंकर खौफ, दुनिया की बर्बादी की नई स्क्रिप्ट तैयार हो गई है क्या? और भारत की वो रहस्यमयी जगहें जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए, ऐसे शहर और मंदिरों की अनोखी कहानी जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले जल्दी से दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया और रवनीत बिट्टू पर कार्रवाई की मांग करते हुए उनका पुतला फूंका। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर रवनीत बिट्टू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पुरानी चाल पर लौट आई है। गांधी परिवार का पर्दाफाश करने वाले को आगजनी और हिंसा की धमकियां दी जा रही हैं। नौकरी के बदले जमीन मामले में कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके परिवार को समन भेजा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 8 लोगों को बतौर आरोपी 7 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। ईडी ने चार्जशीट में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन कोर्ट ने माना कि तेज प्रताप को भी फायदा हुआ था, इसलिए उन्हें भी समन भेजा गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। साथ ही किसानों से एमएसपी का वादा किया गया है और गरीबों को जमीन या घर देने का ऐलान। साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और युवाओं को 2 लाख नौकरी देने की गारंटी भी दी है। दिल्ली के करोलबाग इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पुराना जर्जर मकान भरभरा कर गिर गया। हादसे के वक्त 3 मंजिला मकान में कई लोग मौजूद थे जो कि मलबे में दब गए। फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम ने 15 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है, जबकि मलबे में कुछ लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। राजस्थान के दौसा में 2 साल की एक बच्ची बोरवेल में गिर गई है। बच्ची की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बताया जा रहा है कि 600 फीट गहरे बोरवेल में यह बच्ची 25 फीट नीचे अटकी हुई है। बच्ची के मूवमेंट को जानने के लिए बोरवेल में कैमरा डाला गया है और ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। वहीं रेस्क्यू टीम जेसीबी से खुदाई करके बच्ची को बचाने में जुटी है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी ने अचानक आज कैसे गियर बदला कि इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा है। 370 हटने के बाद कश्मीर विधानसभा की पहली वोटिंग में ही कैसे खेला हुआ, और मोदी ने कश्मीर में वो करवा दिया कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो रखा है। सबसे पहले इसका चैप्टर। बॉस पाठशाला में आज का पहला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देश भर में विपक्ष यही माहौल बनाया जा रहा था कि मोदी का तो कॉन्फिडेंस हिल गया है, मोदी साइलेंट मोड में चले गए। लेकिन कल नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 100 दिन पूरे होने के साथ पीएम मोदी ने पहले तो ऐलान किया कि वो चुपचाप 100 दिन का एजेंडा पूरा करने में लगे थे, और अब आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा गियर शिफ्ट किया, बॉस पूरे इंडी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। आज नरेंद्र मोदी के पुराने क्रांतिकारी फैसलों का रिजल्ट भी दिख गया, और भविष्य में नरेंद्र मोदी क्या क्या धमाकेदार फैसले करने वाले हैं उसकी पिक्चर भी क्लियर हो गई। आज मोदी कैबिनेट के बड़े फैसलों और कश्मीर इलेक्शन की तस्वीरों दोनों ने दिखा दिया कि मोदी कमजोर होने वाले आदमी में से नहीं है। नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग है। वो किसी भी काम को टालते नहीं है। वो रिपोर्ट पर धूल पड़ने से पहले ही उसे क्लियर करने में फाइल को आगे बढ़ाते हैं, विश्वास रखते हैं। इसलिए आप देखिए कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हाई लेवल कमिटी बनी और इसी साल मार्च में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी, और मोदी कैबिनेट ने आज 1 नेशन 1 इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है, और जल्दी ही इस पर चर्चा करके सहमति बनाकर इसे बिल के तौर पर लाया जाएगा। यानी आज अचानक नरेंद्र मोदी सरकार ने गियर शिफ्ट मारा और 1 नेशन 1 इलेक्शन को कैबिनेट में अप्रूवल देकर सियासी धमाका कर दिया।
ऐसा भी नहीं है कि पीएम मोदी पर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने का कोई प्रेशर था। मैं उनकी तो सरकार चल ही रही है ना आराम से। कोई दूसरा नेता होता तो चुपचाप कमेटी की रिपोर्ट को धूल फांकने दे देता, सोचता कि छोड़ो ऐसे मुद्दों को कौन उठाए, खुद आगे से आगे बढ़कर उठाऊं और फिर जो है वो 10 लोग जो है वो सुनाएंगे, विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा 16। लेकिन नरेंद्र मोदी विपक्ष के हमलों की चिंता नहीं करते। उन्हें बड़े फैसले लेने हैं और बड़े फैसलों पर वो रुकने वाले मूड में है नहीं। ना ही वो इस बात का ज्यादा लोड लेते दिख रहे हैं कि उनके फैसले का सियासी नफा नुकसान क्या होगा, और जैसा अंदाजा था वैसा ही हो रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया। इसकी पूरी डिटेल आपको आगे बताऊंगा कि ये वन नेशन वन इलेक्शन अगर आएगा तो किसका फायदा किसका नुकसान। लेकिन पहले आप देखिए कि आज ही पीएम मोदी ने जब गियर शिफ्ट किया तो कैसे कैबिनेट की मीटिंग में देश को आगे ले जाने वाले 4 बड़े फैसले लिए गए। पहला बड़ा फैसला स्पेस को लेकर 4 बड़े मिशन को मंजूरी दे दी। इसमें चंद्रयान 4 भी शामिल है। इसके साथ ही सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन, गगनयान फॉलो ऑन, भारतीय स्पेस स्टेशन और अगली पीढ़ी के लॉन्च व्हीकल के विकास को मंजूरी दे दी। दूसरा बड़ा फैसला, किसानों के लिए एनपीके फर्टिलाइजर में सब्सिडी के लिए 24,000 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी। तीसरा बड़ा फैसला, किसानों की आय बढ़ाने के लिए 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चौथा बड़ा फैसला, आदिवासी कल्याण के लिए 69,156 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यानी बॉस नरेंद्र मोदी ने एकदम से गियर शिफ्ट किया है और बड़े बड़े फैसले होने शुरू हो गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला वन नेशन वन इलेक्शन का है, जिसके बारे में आज आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पहले उस फैसले का असर भी देखिए जो फैसला नरेंद्र मोदी ने छाती ठोक कर लिया, इससे पहले के कार्यकाल में लिया। दुनिया हंगामा करती रही लेकिन लिया, और अब उसका असर दिखने लगा है। क्योंकि इस फैसले को लेकर भी ठीक वैसा ही हल्ला मचा था जैसा आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मचा है। उस फैसले को लेकर भी विपक्ष यही कह रहा था कि यह असंभव है, कयामत आ जाएगी, कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटे, और यह फैसला था जम्मू कश्मीर से 370 की विदाई का। और आज इस फैसले का असर देखिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई है बॉस। आज कश्मीर में वो हुआ है कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो रखा है, आग लगी हुई है पाकिस्तान में। तस्वीरें कश्मीर की देखकर लोग 370 को भुलाकर स्थानीय मुद्दे और विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं, जबकि उस वक्त 370 के समर्थन में ऐसा माहौल बनाया गया था कि पीएम मोदी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, कश्मीर में कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। झंडा उठाने वाला, यहां लोग जा जाके वोट डाल रहे हैं बॉस। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और मजबूत हो जाएगा, यह भी आरोप लगा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। यह वही जम्मू कश्मीर है जो कभी आतंक के साए में रहता था, जहां आतंकियों के धमकाने पर वोटर घर से नहीं निकलते थे। उस जम्मू कश्मीर की आज की तस्वीर देख लीजिए। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी कश्मीर में। लोग बेखौफ होकर वोटिंग कर रहे थे, ना किसी की रोक टोक, ना किसी का डर। लोगों की भीड़ में महिलाओं की लंबी लाइन थी। महिलाओं को देखकर लग ही नहीं रहा था कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। ऐसा लग रहा था जैसे यूपी या बिहार में चुनाव हो रहा है। घाटी के वो लोग हैं जिन्हें आज तक लोकतंत्र के नाम से डराया जाता रहा, जिन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए आतंकी फरमान जारी किए जाते थे, वोट न डालने के लिए धमकियां दी जाती थी। अगर कोई वोट देने निकल भी जाए तो धमाकों की गूंज से पूरे इलाके में डर पैदा कर दिया जाता। लेकिन आज कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। आज लोग बेखौफ होकर वोटिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है और किसी तरह की हिंसा या धमाके की कोई खबर नहीं आई। यह है नरेंद्र मोदी का कश्मीर, जो उन्होंने 370 हटाने के बाद अथक प्रयास के बाद तैयार किया है। ये वोट किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वोट देने के लिए निकल पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी कामयाबी है नरेंद्र मोदी की। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइनें उस पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा है जो किसी भी हाल में कश्मीर में अमन नहीं चाहता। यह उन अलगाववादियों को भी करारा जवाब है जो कश्मीर के लोगों का भला नहीं चाहते थे। जो लोग कहते हैं कि कश्मीर में पिछले 10 सालों में क्या बदला, 370 हटने के बाद क्या बदला। बॉस ये बदला है। नहीं लगती थी बॉस कश्मीर में ऐसे लाइन, लोग नहीं निकल पाते थे। चुनाव का बॉयकॉट, धमाके, बाहर निकले तो ये हो जाएगा, ये होता था बॉस। आप ये भी ध्यान रखिए कि वोटिंग के लिए लोगों की भीड़ उस इलाके में दिख रही है जो कभी आतंकवाद का गढ़ रहा है, क्योंकि पहले चरण में जिन 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उसमें साउथ कश्मीर के 4 जिले भी शामिल हैं।
आज अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में मतदान हुआ। ये वो इलाके हैं जो सालों से आतंकवाद से पीड़ित रहे, लेकिन आज यहां शांतिपूर्वक चुनाव हुए। इस बार कई वोटिंग सेंटर्स ऐसे भी थे जहां पहली बार वोट डाले गए। लोग कह रहे हैं कि उनके गांव में पहले कभी वोट डालने नहीं निकलते थे लोग, लेकिन अब वोट कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर को पीडीपी का सियासी गढ़ भी माना जाता है। 2014 में पीडीपी को सबसे ज्यादा सीटें इसी इलाके से मिली थी। साउथ कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यहां जमकर वोटिंग हुई। अनंतनाग के रणबीरपुरा में पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लोगों की लंबी भीड़ नजर आई। लंबी लंबी लाइनों में लगे लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अनंतनाग से ही आई एक और तस्वीर देखिए, आप चौंक जाएंगे। पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लाइन लगी हुई है। जो महिलाएं अपने छोटे बच्चों को घर पर नहीं छोड़ सकती थी, वो उन्हें साथ लेकर आई। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब है। ये वही अनंतनाग है जहां बुरहान वानी का एनकाउंटर होने के बाद उसके समर्थन में खूब माहौल बनाया गया था, लेकिन आज वहां लोग वोट डालने निकल रहे हैं। जिस कश्मीर में कभी एक वर्ग ऐसा था लोगों का जो पूछता था जाइए कश्मीर तो कि तुम इंडिया से आए हो, मतलब इतना अपने आप को इंडिया से अलग मानने वाले कुछ लोग थे वहां, आज वही लोग खड़े होकर लोकतंत्र में विश्वास जताते हुए वोट डाल रहे हैं। यह बदला है नरेंद्र मोदी ने 370 हटाकर। आपको अनंतनाग से हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं। देखिए वहां वोटिंग के दौरान कैसा माहौल था, फिर आगे की बात बताता हूं। पहले इलेक्शन होते थे 2019 से पहले, स्ट्राइक होती थी, वायलेंस होता, स्टोन पेल्टिंग होती थी। कितना बदलाव आप समझते हैं तब से और आज के इलेक्शन में? इस टाइम बहुत बदलाव आया है कि सिक्योरिटी रीजन बहुत अच्छी थी, इसलिए वोटर निकल रहे, आराम से निकल रहे हैं कि हम वोट डालेंगे, आराम से वोट डालेंगे, इसलिए वोट बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। 2014 या इससे पहले जो इलेक्शन हुए तब लोग क्यों निकलते थे, किस चीज का डर था? माहौल ठीक नहीं था, इस माहौल ही ठीक थे। नंबर से 199 में कोई यहाँ तो माहौल ठीक नहीं था, इसलिए निकल नहीं रहे थे। आज तो निकल रहे हैं वोट, आज तो सब यहाँ औरतें निकल रहे हैं, बूढ़े निकल रहे हैं। आज जो लोग हैं बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी जमहूरियत का मतलब हिस्सा है ये इसी मतलब उसी को मद्देनजर देखकर ये अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, अपना नुमाइंदा चुन रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मजालिम हुए हैं लोगों पे, जो अपनों ने हम पे किए हैं। सिर्फ अनंतनाग ही नहीं, सभी जगहों पर महिलाओं ने जमकर वोटिंग की। साउथ कश्मीर के कुलगाम की तस्वीर देखिए और इन महिलाओं का उत्साह देखिए। इस बूथ पर तो जितने पुरुष नहीं दिख रहे, उससे ज्यादा महिलाएं पहुंची। दक्षिणी कश्मीर का कुलगाम वो इलाका है जहां पहले के दौर में चुनाव का बॉयकॉट कर दिया जाता था। ज्यादातर बूथ ऐसे होते थे जहां वोटिंग होती ही नहीं थी। आतंकियों के डर से लोग वोट ही नहीं डालते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई। अब फिर से यहां पर लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, जिसमें महिलाओं के अलावा उन युवाओं की तादाद सबसे ज्यादा है जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। आपको साउथ कश्मीर के पुलवामा का हाल दिखाता हूं। पुलवामा वो इलाका है जहां 2019 में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। आज उस इलाके के लोग कैसे आतंकवाद को आईना दिखा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त पुलवामा में हैं और आप देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो मुझे लगता है काफी जमहूरियत के लिए एक अच्छी तस्वीर आप कह सकते हैं कि एक लंबी लंबी लाइनें, इस तरह की कतारें आपको जम्मू कश्मीर के चुनावों में नहीं दिखती। पहले इस तरह से लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे, लेकिन अब निकल रहे हैं। नहीं, अब निकल, अब इनको लग रहा है पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कोई ना कोई नेता। इसकी सरकार चुनी होगी। हाँ, चुननी होगी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पुलवामा तक जाएगा, अगर कोई किसी को हम चुनेगा तो असम्बली तक। वोट इसीलिए डाल रहे हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। लोगों का डर खत्म हुआ है, थोड़ा थोड़ा डर खत्म हुआ हाँ, डर खत्म हुआ। बहुत सालों के बाद इलेक्शन हुआ है। क्या दिमाग में चल रहा था जब वोट आपने दिया, क्या मुद्दे थे सब बड़े? यही मुद्दे थे, जो बेरोजगारी यहाँ पे है, जो सिक्योरिटी का मसला है, जो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी का, एजुकेशन का, खेल कूद का, हेल्थ सेक्टर का, सबका मसला जहन में लेके आए हैं, तो इसलिए हमने वोट किया है। जम्मू कश्मीर में पहले फेज का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि आज जम्मू के भी उन इलाकों में वोटिंग हो रही है जहां हाल ही में आतंकी हमले हुए। पहले फेज में 24 सीटों पर वोट डाले गए हैं, जिसमें कश्मीर रीजन की 16 और जम्मू रीजन की 8 सीटें शामिल हैं। पहले चरण में डोडा और किश्तवाड़ में वोटिंग हुई, जहां जून में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। इसमें 2 अधिकारियों समेत सेना के 6 जवान शहीद हुए थे। इस फेज में 23 लाख वोटर्स में से 18 से 19 साल के 1,23,000 युवा मतदाता हैं। इस फेज में करीब 35,000 कश्मीरी पंडित भी वोटिंग में शामिल हुए।
जिनके लिए जम्मू में 19, उधमपुर में 1 और दिल्ली में 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। जम्मू कश्मीर के रामबन की तस्वीरें भी देखिए। बनिहाल के एक पोलिंग स्टेशन पर लोगों की लाइन लगी थी। सभी लोग शांति से अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सुरक्षा के भी उतने ही इंतजाम दिख रहे थे जितने इंतजाम आमतौर पर सभी जगह होते हैं। डोडा के लोग भी आतंक को करारा जवाब देते दिखे। यहां भी पोलिंग स्टेशन पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें थी। जम्मू कश्मीर को लोगों ने आतंकवाद को वोट करके कैसा करारा जवाब दिया है वो भी देख लीजिए। आपको बताता हूं कि 10 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो वोटिंग परसेंटेज क्या था और आज कितना बढ़ गया है। जैसे अगर आप देखिएगा आपको उसी से समझ में आ जाएगा कि भाई पब्लिक कैसे घर से निकलने लगी और कश्मीर में क्या बदला है जो लोग पूछते हैं। अगर आप देखिए वोटिंग प्रतिशत, वोटिंग परसेंट, पुलवामा, इसमें अगर आप देखिएगा 2014 में कितनी वोटिंग हुई थी। 2014 में पुलवामा में करीब 38% वोट पड़ा था, 38.1%। आज 2024 में कितना वोट पड़ा है पुलवामा के अंदर? 50% से ज्यादा, 50.42%। यह अपने आप में बड़ी बात है कि 12% वोट का इंक्रीज हुआ है। इसी तरह से आप कुलगाम देखिए। कुलगाम में देखिए वहां पर 2014 में करीब 56% वोट पड़ा था, 56.36%। 2024 में ये जो है वो बढ़कर कहां चला गया? ये बढ़ के चला गया 62% के पार, 62.7%, यानी 6% से ज्यादा का जंप है। इसी तरह शोपियां देखिए। शोपियां में 2014 में 50% वोट पड़ा था, आज 2024 में यह बढ़कर ऑलमोस्ट 55% के करीब हो गया, 54.7%। यहां भी ऑलमोस्ट 5% का जंप है। इसी तरह अनंतनाग में देखिए। अनंतनाग में जो वोट पड़ा है वो 2014 में 39.17% था और आज जो वोट पड़ा है वो 41% के करीब है, 41%। तो यहां पर भी जंप है। इंद्रवाल 2014 में 75% वोटिंग थी, 2024 में 80% हो गई। त्राल में 2014 में 38% वोट था, आज 40% पड़ा। अभी तो वोटिंग के फाइनल आंकड़े आने बचे हैं जिसमें ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ेगा। अभी तक जो हमारे पास डेटा था वो बता रहा हूं। जिन सीटों पर आज वोटिंग हुई, अगर उनके पिछले रिजल्ट की बात करें तो 24 में से 8 सीटें ऐसी हैं जिसमें परिसीमन के बाद इनके नाम और एरिया में बदलाव हुआ है। साल 2014 में हुए चुनाव में इन 24 सीटों में से 11 सीटें पीडीपी को मिली थी, 4 बीजेपी और कांग्रेस ने जीती थी और एक लेफ्ट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास गई थी। लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस खूब जोर लगा रही है। उमर अब्दुल्ला जीत का दावा कर रहे हैं। सुनिए वोटिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के नेता क्या कह रहे हैं। जो अभी तक मुझे फीडबैक मिला है, पीडीपी साउथ कश्मीर में नंबर 1 पार्टी बन के उभरेगी। सबसे ज्यादा एमएलए पीडीपी के होंगे। जो मुझे पुलवामा, शोपियान, इस्लामाबाद और कुलगाम से फीडबैक मिल रहा है, पीडीपी विल बी द नंबर 1। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। हर जगह हमारे लोग हैं और जितने वोट पड़ेंगे उतना अच्छा है, जमहूरियत के लिए अच्छा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए अच्छा है। फ़िलहाल जो मैंने अपने साथियों से मौके पे बात की, भारी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ रहे हैं हर इलाके से और हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये तो जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि चुनाव अच्छी तरह से हो रहे हैं और 370 को हटाने को लेकर जो डर दिखाया जा रहा था वो डर गलत साबित हुआ और कश्मीर में वोटिंग के दौरान लंबी लंबी लाइनें इसका सबूत है। ऐसा ही डर आज 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर दिखाया जा रहा है, जिसके प्रस्ताव को आज मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर जो सिफारिशें की हैं उसे मोदी सरकार ने मान लिया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 2 चरण में चुनाव की बात कही है। पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव है। इसके बाद 100 दिन के अंदर सभी स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की गई। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय के अंदर सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकें। सभी चुनाव एक साथ हो सकें, इसके लिए वोटर लिस्ट भी कॉमन रखी जाएगी, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन के बीच समन्वय बनाया जाएगा। अभी लोकसभा और विधानसभा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर होती है और स्थानीय स्तर के चुनाव की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन पर होती है।
देश में एक साथ चुनाव कराने की बात पीएम मोदी बहुत पहले से कह रहे हैं। ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये वो ये नहीं चाहते कि देश की विकास की गति बार बार चुनावी झंझटों में फंस जाए। भाई जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, आधा काम अटक गया, बार बार होता है। इसलिए आज वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने पर बनी हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि वो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को इस काम के लिए बधाई देते हैं, जिन्होंने इतने प्रयास के साथ एक बड़े दायरे में सभी स्टेक होल्डर से बात कर रिपोर्ट तैयार की। ये लोकतंत्र को ज्यादा जीवंत और ज्यादा भागीदार बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। लेकिन पीएम मोदी भी जानते हैं कि यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसे लेकर कई सवाल हैं कि इतने बड़े देश में एक साथ चुनाव होगा कैसे भाई? हर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल अलग है, उसका क्या होगा? इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने में कई पेंच हैं। इस बात को मोदी सरकार भी समझ रही है, इसलिए इसे लेकर सरकार पूरी तैयारी के साथ एक प्लान पर काम कर रही है। प्लान का पहला फेज पूरा हो चुका है, जिसमें एक हाई लेवल कमेटी बनाकर अलग अलग राजनीतिक दलों और एक्सपर्ट से राय ली गई। अब दूसरा फेज शुरू होगा, जिसमें ऐसा ग्रुप बनाया जाएगा जिस पर इसे लागू करने की जिम्मेदारी होगी। यह ग्रुप कमेटी की सिफारिशों पर काम करेगा। अगले कुछ महीनों में इन सिफारिशों पर पूरे देश में अलग अलग लेवल पर डिटेल डिस्कशन होगी। सरकार सहमति बनाने की कोशिश करेगी। जब सहमति बनाने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो इसे लागू करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया जाएगा और उसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा और बिल को कानून की शक्ल दी जाएगी। यानी ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार कुछ भी हवा में कर रही है, सब कुछ प्लानिंग के साथ हो रहा है और इसमें जल्दबाजी से ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। इसलिए सरकार ने इसे लागू करने की अभी कोई टाइमलाइन नहीं दी, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में इसे लागू करेगी। एक बार सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कौन कौन सी पार्टी इसके समर्थन में है और कौन कौन विरोध। एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना आप लोगों की रही है वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन विपक्ष इसे खारिज कर रहा है। इस प्रस्ताव के विरोध और समर्थन के सियासी स्कोर को देखें तो समर्थन वालों का पलड़ा भारी है, क्योंकि हाई लेवल कमेटी ने 62 राजनीतिक पार्टियों से बात की, जिसमें से 47 पार्टियों ने रिस्पॉन्ड किया। इसमें से 32 ने इसका समर्थन किया। 15 पार्टियां ऐसी रहीं जिन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया और 15 पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। विरोध करने वालों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और लेफ्ट की पार्टियां शामिल हैं। इंडी गठबंधन यह कहकर वन नेशन वन इलेक्शन को खारिज कर रहा है कि यह प्रैक्टिकल नहीं है। एक बार सुनिए इंडी गठबंधन के नेताओं को। ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। अगर आप 4 राज्यों के चुनाव नहीं करा पा रहे हो, आप वन नेशन वन इलेक्शन कैसे कराओगे? उसको भी छोड़ो, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि हम मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ आप दिल्ली का चुनाव करा दो। ये उसमें भी सहमत नहीं है। तो जब आप एक साथ 3 राज्य के चुनाव कराने में असमर्थ हैं, एक साथ 4 राज्यों के चुनाव कराने में असमर्थ है, तो फिर ये कैसे संभव है कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा जुमला है। वन नेशन वन इलेक्शन पर ओवैसी भी भड़के हुए आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है, क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की ये साजिश है। ओवैसी को भी सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन को कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्कीम है, आप ये नहीं बोल सकते नहीं पैसे बचाने का। पैसे बचाने तो फिर कल कोई उठ के बोलेगा पुलिस को बंद कर दो, आईपीएस को, कोई बोलेगा कोर्ट में इतना पेंडिंग है। कन्वीनियंस के ऊपर ये सब नहीं करेंगे ना। कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स के ऊपर चलेगा। तो बेसिकली नरेंद्र मोदी सिर्फ क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी आरएसएस की हमेशा ही रही है कि वो रीजनल पार्टीज को नहीं चाहते, इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन का एक मार रहे हैं तुग्गा। हम तो इसकी मुखालिफत किए हैं और मुखालिफत करेंगे, अपोज करेंगे।
वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकार गंभीर दिख रही है और नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम करते हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि उन्होंने अगर ठान लिया है तो वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करवा देंगे। लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आगे क्या होगा ये लोग केजरीवाल के केस में भी जानना चाहते हैं और इसलिए पाठशाला में अगली क्लास। शीश महल छोड़कर केजरीवाल अब किराए के घर में रहने जाएंगे क्या? केजरीवाल ने वो दांव चल दिया जो दिल्ली में फिर जीत दिला देगा क्या? अब इसका जान। हमने कल आपको पाठशाला में बताया था कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आतिशी को नया सीएम बनाने का फैसला अचानक नहीं लिया। इसके पीछे सोची समझी रणनीति है। चाहे सीएम की कुर्सी छोड़ना हो या फिर आतिशी को दिल्ली का नया सीएम बनाना हो, अरविंद केजरीवाल ने ऐसी सियासी चाल चली है जिसमें दिल्ली में उनके विरोधी उलझ कर रह गए और यह पूरा गेम प्लान दिल्ली के चुनाव को लेकर सेट किया गया, जिसमें वही सब हो रहा है जो हमने आपको पाठशाला में ऑलरेडी बताया था। वही एक एक चीज एग्जैक्ट हो रही है। जैसे दिल्ली में इस वक्त अरविंद केजरीवाल से ज्यादा नई सीएम आतिशी की चर्चा हो रही है। हमने आपको बताया था केजरीवाल यही चाहते हैं कि उन पर से चर्चा का फोकस हटके आतिशी पे चला जाए। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद से दिल्ली में ना तो शराब घोटाले की चर्चा हो रही है, ना ही दिल्ली के बड़े मुद्दे जैसे टैंकर माफिया, कूड़े के ढेर और सड़क के गड्ढों की चर्चा हो रही है। केजरीवाल के शीश महल को लेकर जो विवाद होता था उस पर भी कोई ज्यादा बात नहीं हो रही। अब तो कहा जा रहा कि अरे भाई शीश महल तो देखो मुख्यमंत्री का ना घर था, तभी तो केजरीवाल जी छोड़ रहे हैं। यानी पूरा नैरेटिव केजरीवाल ने अपने हिसाब से सेट कर दिया। अब दिल्ली में बात क्या हो रही है? बात यह हो रही है कि केजरीवाल सीएम की कुर्सी से हटने के बाद ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे। यानी जो हमने आपको पाठशाला में बताया, एग्जैक्टली जो हमने डिकोड किया केजरीवाल की पॉलिटिक्स को, एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है। केजरीवाल यही चाहते होंगे कि इसी पर ज्यादा बात हो, क्योंकि केजरीवाल की पहचान इसी तरह की इमेज से बनी थी कि वो ऐसे नेता हैं जिन्हें ना सरकारी बंगला चाहिए, ना सरकारी सुविधाएं, ना सरकारी गाड़ी, कुछ नहीं। वो तो आम आदमी है और आम आदमी के नेता हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल अपने पुराने स्टाइल में लौटना चाहते हैं, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि 2-3 दिन से केजरीवाल कुछ बोल भी नहीं रहे और कल उन्होंने जब सीएम पद से इस्तीफा दिया तो आज संजय सिंह ने सामने आकर कहा कि केजरीवाल सीएम की सारी सुविधाएं छोड़ देंगे, कुछ हफ्ते के अंदर शीश महल भी खाली कर देंगे। पहले सुनिए संजय सिंह ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि केजरीवाल शीश महल छोड़ेंगे तो फिर रहेंगे कहां। उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनको मिलने वाली सुविधाओं को वो त्याग देंगे और अपना आवास जो मुख्यमंत्री आवास है वो कुछ हफ्तों के अंदर वो खाली कर देंगे। तो उनकी सुरक्षा की भी चिंता है, लेकिन इसको लेके केजरीवाल जी का कहना है कि ईश्वर उनकी रक्षा करेगा, भगवान उनकी रक्षा करेगा। और जेल में भी थे तो खूंखार अपराधियों के बीच में थे, वहां से बच के निकले हैं ईश्वर के आशीर्वाद से, लोगों के आशीर्वाद से। संजय सिंह की बातें उसी लाइन पर हैं जो कल हमने आपको बताई थी कि अरविंद केजरीवाल अपनी पुरानी राजनीति के तौर तरीकों में लौटना चाहते हैं, जिसमें वो कहते रहे कि उन्हें ना तो बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना सुरक्षा। इसलिए आपने अगर ध्यान से संजय सिंह को सुना हो तो उन्होंने कहा कि सीएम की कुर्सी से हटने के बाद अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का खतरा हो सकता है, लेकिन काफी समझाने के बावजूद केजरीवाल सिक्योरिटी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्होंने अब जनता के बीच रहने का फैसला कर लिया है। हालांकि फिलहाल केजरीवाल की सिक्योरिटी की बात करें तो बतौर सीएम अरविंद केजरीवाल को अभी Z+ सिक्योरिटी मिली हुई, जिसके तहत शिफ्ट में करीब 40 सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद अरविंद केजरीवाल को दी गई सुरक्षा की भी समीक्षा हो सकती है, जिस पर गृह मंत्रालय अंतिम फैसला करेगा। जहां तक सीएम आवास की बात है तो कुछ हफ्तों में अरविंद केजरीवाल सीएम आवास भी छोड़ देंगे और ऐसा करके वो दिल्ली में यह मैसेज दे सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी सुख सुविधा के मोहताज नहीं है। यह अरविंद केजरीवाल का वो दांव है जिससे उन्हें लगता है कि वो दिल्ली का चुनाव एक बार फिर आसानी से जीत पाएंगे। भाई पब्लिक को लगेगा कि जो अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे कि मैं बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, वही अरविंद केजरीवाल उनको दोबारा दिखने लगे हैं। जिस शीश महल में वो रहते थे वो शीश महल त्याग दिया, पब्लिक के बीच आ गए। तो पॉलिटिक्स में सेंटिमेंट, इमोशन, कनेक्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और केजरीवाल इस बात को समझते हुए ही अपनी पॉलिटिक्स को यहां तक लेकर आए।
यह दांव कितना काम आएगा इस पर तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अरविंद केजरीवाल के फैसलों से यह साफ संकेत मिल रहा है कि यही उनका नया चुनावी प्लान है, जो उनके इस्तीफे के साथ फुल एक्टिव हो चुका है। क्योंकि जहां तक सीएम आवास छोड़ने की बात है, तो नियमों के मुताबिक भी केजरीवाल को सीएम आवास 1 महीने में खाली करना ही होता। अब वो सीएम आवास छोड़कर सबको यह दिखा सकेंगे कि वो एक तरह से सीएम आवास का त्याग कर रहे हैं। भाई जब उन्होंने रिजाइन किया तो सीएम घर के आवास में थोड़ी रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ना पड़ेगा, इस बात को बनाया, सीएम आवास उन्होंने त्याग दिया। फिर भले ही चुनाव जीतने के बाद सीएम उन्हें बनना हो और वो ही फिर से सीएम आवास में जाएं, लेकिन अभी तो यही दिखेगा कि केजरीवाल ने सीएम आवास छोड़ दिया और सारी सुविधाएं छोड़ दी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब सिर्फ विधायक रह गए। ऐसे में उन्हें बतौर विधायक मिलने वाली सरकारी सुविधाएं ही मिल पाएंगी। वो नई दिल्ली विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास अलॉट करने का प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका चांस कम है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास मिलेगा। ऐसे में उन्हें अपना ठिकाना खुद ही तलाशना होगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में दिए एफिडेविट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के पास अपना कोई घर नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केजरीवाल अब किराए के मकान में रहेंगे। हालांकि सूत्रों का कहना है कि नेशनल पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते उन्हें सरकारी घर मिल सकता है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या वो सरकारी घर लेंगे, क्योंकि संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के बीच रहेंगे। चर्चा यह भी हो रही है कि केजरीवाल सेंट्रल दिल्ली में अपना नया ठिकाना तलाश रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को शायद यह लग रहा है कि ऐसा करके उन्हें सिंपैथी मिलेगी और इससे चुनावों में फायदा हो सकता है। इसके अलावा केजरीवाल अगर यह सब करते दिखेंगे तो बीजेपी के हमलों की धार भी कम हो जाएगी। इसलिए संजय सिंह ने आज केजरीवाल पर लगे आरोपों को बीजेपी का किया धरा बताया। संजय सिंह की यह बात भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा गाड़ी बंगला छोड़ने वाली बात पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर क्या हमला किया। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप उनके खिलाफ खड़े किए गए, बेबुनियाद निराधार जिसमें 1 रुपए का सबूत नहीं मिला, ऐसे आरोप उनके ऊपर लगाए गए। बीजेपी वालों ने उनको भ्रष्टाचारी कहा, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाया। कोई आम नेता होता, कोई मोटी चमड़ी वाला नेता होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी कुर्सी से चिपका पड़ा रहता। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यहां तक का सफर तय किया है और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की है। बीजेपी ने संजय सिंह के बयान पर अरविंद केजरीवाल को किस तरह घेरा, इसके बारे में भी आपको दिखाऊंगा। पहले यह भी देख लीजिए कि पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से लेकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने तक के सफर में अरविंद केजरीवाल कहां कहां रहे। दिसंबर 2013 में पहली बार दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के वक्त अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद के कौशांबी इलाके में गिरनार अपार्टमेंट में रहते थे, जहां उनकी पत्नी को बतौर IRS अधिकारी एक सरकारी आवास अलॉट किया गया था। मुख्यमंत्री के तौर पर वो दिल्ली में सबसे पहले सेंट्रल दिल्ली की तिलक लेन के सरकारी बंगले में रहे। हालांकि 49 दिनों के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने ये बंगला खाली किया और वो एक बार फिर कौशांबी वाले घर में वापस चले गए। फरवरी 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद केजरीवाल उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगले पर रहने लगे और यह बंगला पिछले साल उस वक्त चर्चा में आया जब इसके रिनोवेशन के नाम पर 44 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च किए जाने का खुलासा हुआ। लेकिन अब केजरीवाल के सीएम आवास को खाली करने और गाड़ी बंगला न लेने वाली बात पर बीजेपी को लगता है कि यह सब स्क्रिप्टेड है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अगले 2 दिनों में केजरीवाल शीश महल खाली कर देंगे, जिसके बाद सीएम आतिशी उन्हें मनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन केजरीवाल नहीं मानेंगे। इसके बाद केजरीवाल अपनी बड़ी गाड़ी भी छोड़ देंगे और पुरानी नीले रंग की वैगनार की तलाश की जाएगी। इसके साथ ही छोटे घर में रहना और झुग्गियों में पहुंचने और उसे कैमरे में कैद करके दिल्ली वालों की सहानुभूति बटोरने जैसा एपिसोड अभी बाकी है। ये बीजेपी स्क्रिप्ट बता रही है कि ये स्क्रिप्ट लिखी है केजरीवाल एंड टीम। एक बार आप दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को भी सुनिए। जो राजनीतिक नौटंकी दिल्ली में पिछले 2 दिन से प्रारंभ हुई है, आज उसके एपिसोड का पहला पार्ट संजय सिंह ने दिखाया है। ये स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी है,
और ये पूरी नौटंकी एपिसोड में चलेगी। आज उन्होंने कहा कि हमारे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री कुछ दिनों में अपना मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अपना शीश महल खाली करने की नौटंकी करेंगे, 2 दिन में करेंगे। फिर उनके द्वारा नामित मुख्यमंत्री जो खुद कह रही हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, वो उनको मनाने का प्रयास करेगी। लेकिन भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री नहीं मानेंगे। वैसे इन विवादों से आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका फोकस अपनी उस रणनीति पर है जो रणनीति दिल्ली चुनाव के लिए उन्होंने बनाई और जिस पर अभी तक अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कामयाब होते दिख रहे हैं। बीजेपी पीछे पीछे भागती दिख रही है। अब इस रणनीति का अगला पार्ट क्या होगा, यह तो तब पता चलेगा जब नई सीएम आतिशी का शपथ ग्रहण होगा। आज एलजी ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। इसके साथ ही नई मुख्यमंत्री आतिशी को शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भेजा गया कि भाई आप इस दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लीजिए। यानी अब ये पूरा जो दिल्ली का चुनाव है ये खुल चुका है और अरविंद केजरीवाल बैकफुट पर खेलने के बजाय फ्रंट फुट पर खेलने का प्रयास करते दिख रहे हैं। पाठशाला यूपी के बहराइच में ड्रोन कैमरे में छठा आदमखोर भेड़िया दिख गया है। यह भेड़िया गन्ने के खेत में ट्रेस किया गया। रात के अंधेरे में थर्मल ड्रोन कैमरे में इसकी तस्वीर रिकॉर्ड हुई है जो आप देख रहे हैं। जो आपको ये आसपास हिस्सा दिख रहा है वो गन्ने का खेत है और वहां पर आपको ये देखिए थर्मल ड्रोन कैमरे में भेड़िया जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। इस भेड़िए की लोकेशन पता चलने के बाद वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए नया प्लान बनाया है। उम्मीद है कि अब ये भेड़िया जल्द ही पकड़ में आ जाएगा, जिसके बाद आदमखोर भेड़ियों की दहशत खत्म हो सकेगी, ऐसा माना जा रहा है। आतंक खत्म होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पाठशाला